वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 30 मार्च है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को इससे संबंधित न्यूज़ कलेक्ट करने में आसानी हो। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट क्या पूछा जाता है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आपके इंटरनल डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाता है तो इसमें सहयोग सभी का अपेक्षित है, क्योंकि रिजल्ट आप लोग को चाहिए। ठीक ना, रिजल्ट आप लोग को फाइनली चाहिए, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में। इसलिए प्रश्न देने की प्रवृत्ति को डेवलप कीजिए, कंफ्यूजन कम करने की एबिलिटी को डेवलप कीजिए, तो ये आपके लिए हितकर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए, इस राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद होते ही खत्म हो जाएंगे नफरती भाषण। ऐसी टिप्पणी आपको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। शीर्ष अदालत ने यह कहा है। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 हेट स्पीच जनप्रतिनिधि अधिनियम के संबंधित प्रावधानों से जुड़ता है, जो आप लोग को 23 अगस्त 22 सितंबर 2022 से इससे रिलेटेड चीज़ों को कवर किया गया है। 24 मार्च 2023 को भी आपको जो राहुल गांधी के मामला था उसमें चीज़ें ये कवर की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको प्लेलिस्ट के वीडियो में मिल जाएगा। युक्ति आइस के चैनल के जो भी अभ्यर्थी हैं वो जाके युक्ति आइस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। और विजडम एजुकेशन के जो अभ्यर्थी हैं वो आपको 24 और 25 मार्च के वीडियो एनालिसिस को जाकर देख सकते हैं, संबंधित चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बात यहाँ हम न्यूज की करें तो यहाँ मामला यह बोला जा रहा है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद होते ही खत्म हो जाएंगे नफरती भाषण। तो सबसे पहले हमको समझना होगा धर्म का इस्तेमाल किस रूप से राजनीति में किया जाता रहा है, ये चीज़ को समझना होगा, बातें करनी होंगी। उससे पहले हम देखेंगे न्यूज में बात क्या की गई, टिप्पणी किस रूप से की गई है, ये पहले समझने की जरूरत है। तो नसीहत दिया गया है, याद रखिएगा, नसीहत दिया गया है, ठीक है ना। और यह बयान उपद्रवी तत्वों के लिए दिए जा रहे हैं, लोगों को ऐसे खुद को रोकना चाहिए। कोर्ट के नए नफरती भाषणों के राज्य द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की भी नाराजगी जताई है, बातें की गई है। कहा है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए क्या है, कानून समान रूप से कानून लागू रहेगी। इसी पर सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी है उनके तीखी बहस होती है, उनके द्वारा कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं। केरल में रहने वाली याचिका शाहीन अब्दुल्ला द्वारा एक याचिका दी जाती है। उसके बाद तमिलनाडु द्रमुक प्रवक्ता जो अन्य है समुदाय, उनके द्वारा भी कुछ चीजें हेट स्पीच। अब यहाँ बात यहाँ की बातें क्या की गई है तो देखिए, तो कोर्ट ने एक शब्द यूज किया है जो मैं लगातार आप लोगों को वाद संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट देता था। तो क्या बोलता था, एक क्रिया होता है, दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। देखिए यही लाइन यूज किया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस लाइन को पहले हमसे सुने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मैं ये लाइन बार बार उपयोग करता था या नहीं करता था। कि हर क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है, इसलिए मामले हमारे यहाँ क्या होते हैं, वाद होते हैं, प्रतिवाद होते हैं, पर संवाद के कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं किया जाता रहा है। पर वाद और प्रतिवाद होता है जिसमें क्रिया एक पार्टी के द्वारा होता है तो दूसरे पार्टी के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है। यहाँ एक वर्ग के द्वारा तो यहाँ दूसरा वर्ग के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं लगातार आप लोगों को पिछले 6 महीने से समझा रहा हूँ, पिछले 6 महीने से इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ मामला है आएगा, क्योंकि अगला स्टेप तो संवाद आता है, पर न्यायालय ने ये बात नहीं कही है। तो यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा किस संदर्भ में आपको समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। क्लियर, कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सपोर्टिव मैसेज भी कीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़ाई गई है या नहीं पढ़ाई गई, किस प्रकार से चीजों को। देखिए होता क्या है कि एक तरफ से कभी भी, है ना, ताली है ना एक हाथ से नहीं बजती है, ताली को बजाने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता है। तो एक हाथ अगर मैं हूं तो दूसरे हाथ आप हो, आप लोग सभी लोग हो जो सुन रहे हैं। तो जितना कॉपरेट आप लोग कीजिएगा मुझे भी उतना ही मजा लगेगा चीज़ों को एनालिसिस करने में, बहुत नए नए तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो थोड़ा सा सहयोग अपनाइए, क्योंकि जो चीज़ें आपको लगातार बताई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह
इन चीज़ों को समझिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, पर एक खास बात याद रखिएगा, खास बात क्वेश्चन मार्क यहाँ दे रहा हूँ कि केरल को है ना नोटिस जारी करने की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जारी यानी तुषार मेहता के द्वारा बोला कोर्ट राज्य को नोटिस जारी कर दीजिए इस मामले में, ताकि इनके जवाब दे सके, अर्थात जवाब दिया जा सके राज्य को द्वारा या राज्यों को बताया जा सके। हालांकि कोर्ट ने उनकी मांग पर नोटिस नहीं जारी किया, तो अर्थात जो बातें ये किया गया है भरवली बात की गई है। तो न्यायालय हो या कोई भी व्यक्ति विशेष या संस्थाएं हो, उसकी भरवली बातों को कोई भी व्यक्ति विशेष और संस्था है ना क्या करेगा, आपको वो वेटेज नहीं देगा। तो सबसे पहले तो यह समझना होगा कि इसके टिप्पणी में क्या पॉजिटिव पक्ष है क्या नेगेटिव पक्ष है, आपको यही समझना है ना। तो सबसे पहले आप समझिएगा, क्या हमारे सिस्टम से धर्म अलग हो सकता है हमारी व्यवस्थाओं से? सामाजिक व्यवस्था जो हमारा है, सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार से भारतीय समाज का है, क्या धर्म वहां से अलग हो सकता है? क्यों नहीं अलग हो सकता है? क्योंकि जात का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, सभी जगह जात का कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं केवल हिंदू में जात है, मुस्लिमों में अलग तरीके के जात वहां पर पाए जाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ से जात अलग हो सकता है? तो एक रजनी पामदत्त विचारक रहे हैं, उनके उनके कोटेशन को याद रखिएगा, रजनी पामदत्त, ठीक ना, उनकी आप कोटेशन को याद रखिएगा। उनके द्वारा यह बोला गया, जब तक भारत में राजनीति है ना, भारत में राजनीति जब तक है तब तक हम जातीय व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात जात जैसे कॉन्सेप्ट को हम ना हटा नहीं सकते हैं। यह आप इस संदर्भ को समझिएगा। तो जात का विस्तृत रूप धर्म के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो धर्म के रूप में अर्थात प्रथम पंक्ति ही जब नहीं हट सकती है राजनीति से, हमारे राजनीति से, तो धर्म की न्यूनता हम कैसे करेंगे हमारी राजनीति में? क्योंकि धर्म क्या है? धर्म आचरण है, व्यवहार है, और आपको संवाद का कॉन्सेप्ट देता है। तो तीनों स्तर क्या जुड़ा हुआ? व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ, और जहां भी व्यक्ति विशेष जाएगा इन सभी को बात करेगा। हाँ, इसकी उपयोगिता को कम करनी है तो क्या करनी होगी? आपको मैंने हेट स्पीच की थ्योरी में बताया था कि आपको हाल ही में फिर आपको जो भाजपा के जो सचिव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, सॉरी सचिव नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नड्डा जी, उनके द्वारा भी बात की गई है। अब मैं पहले भी बात करता था कि आप जनप्रतिनिधियों पर नकेल कसें, जनप्रतिनिधियों पर नकेल कसने की जरूरत है, जो उनको वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो असीमित जो दायरा देता है आपको संसद या विधानमंडल में, वो दायरा को निश्चित करना होगा। दायरा को क्या करना होगा? दायरा को एक पूर्ण परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के भाषणबाजियां जो होती है ना, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इसको चुनाव आयोग को शक्ति देनी होगी इसके लिए। तो कभी भी अगर इस प्रकार का प्रयोग करता है, अब मान लीजिए 100 लगभग 1 अरब कितना 40 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है ना भारत की। अब इतने व्यक्ति विशेष पर नजर कैसे रखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रशासन के सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगा। जनप्रतिनिधियों पर कैसे समस्या उत्पन्न, क्योंकि राजनीति जन्म से, जो भी जन्म लेता है ना, जो होश संभालता है, वो राजनीति का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है हमारे देश में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आपको समझना होगा, हेट स्पीच का जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था, वो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू करने की जरूरत होगी, और इसी संदर्भ में उत्तर देने की जरूरत होगी, क्योंकि यह अपरिभाषित दायरा है ना, धर्म का अपरिभाषित दायरा राजनीति है। यह किस सीमा तक, देखिए, अब ऐसा नहीं कि किसी राज्य जो सबसे उन्नत राज्य है, अब ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि जो जो कम पढ़े लिखे राज्य है वहां पर लोग सजग नहीं है या सजग नहीं है, या तो अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो राजनीति में वोट पाने के लिए क्या करते हैं, अनपढ़ लोग हैं तो क्या करते हैं, धर्म का उपयोग करते हैं ताकि पोलराइजेशन किया जा सके। पर यहाँ पर उन पढ़े लिखे राज्यों या उस समृद्ध राज्यों की मैं भी चर्चा करता, जिसमें गोवा की बात करिए, आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, कर्नाटका की बात कीजिए, केरल की बात कीजिए, किसी भी राज्य में धार्मिक आधार पर जो वोट का पोलराइजेशन होता है वो कम नहीं होता। जात के आधार पर पोलराइजेशन जो किया जाता है वो भी नहीं कम है, सभी जगह समान रूप से। हाँ, ये हो सकता है
कि भारत को अगर वर्ग में बांटे तो उत्तर भारत में कुछ अधिक होता है, आपको दक्षिण भारत में उससे थोड़ा कम होता है, पर होता जरूर है, सभी जगह होता है और सभी के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मानक है, यह भी ध्यान रखने की लिए जरूरत है। इसलिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अगर हमको धरातल पर लाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले उन सब चीजों को लागू करना होगा जो क्या है आपको हेट स्पीच के मामले आते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब बाकी जो चीजें ना, टिप्पणी जो होती है, आप सोच के देखिए, जब तक नोट नहीं देगा राज्य भी नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि राज्य के पास ऐसे अधिकार आपको करने के लिए, जो नफरती भाषणों को समाप्त करने के बहुत से अधिकार है, पर उसे धरातल पर तीव्रता से लाने के लिए हमें है ना क्या करना होगा, उन सभी आधारों को फिर से पुनर्जीवित करना होगा, जिससे इसे रोका जा सकता है। और रजनी पामदत्त का वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि जात है ना धर्म का प्राथमिक स्वरूप है ना, इसको समझने की जरूरत है। चलिए आगे हम बात करेंगे। जयपुर बम ब्लास्ट, हाईकोर्ट ने पलटी फांसी की सजा, 4 बरी हुई है, 4 बरी किया गया। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित मुद्दों को यह चर्चा करेगा, ये टॉपिक टैली करेगा। स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने अपने जीएस के पार्ट से इसको कवर करेंगे, टैली करवा लेंगे। यह आपके किस टॉपिक से टैली हो रहा है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए 15 साल पहले आपको जयपुर में आपको सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि 15 साल पहले 20 साल पहले इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में आम हुआ करती थी। सीरियल जयपुर का सीरियल बम ब्लास्ट हो, मुंबई का सीरियल बम ब्लास्ट हो, या इस प्रकार घटनाएं अन्य जगह भी हुई थी, तो वो सारे है ना हमारे यहाँ आम बातें थी पहले। पर ध्यान रखिएगा, बरी कर दिया गया, वैसा क्यों हुआ है? तो देखिए टिप्पणी जांच कानून की जानकारी ने खंडपीठ जो है अर्थात जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन के द्वारा जो खंडपीठ बनाया गया था, उनके द्वारा क्या बोला गया, टिप्पणी की गई जांच अधिकारियों की कानून की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से प्रश्न आपको उठते हैं। पहला प्रश्न उठेगा, हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, किस प्रकार से कार्य गतिविधि करते हैं, और साथ ही साथ जांच एजेंसी अपने कार्य को किस प्रकार से संपादन करती है, इससे संबंधित प्रश्न आपको खड़ा करेगा। उसके बाद व्यवस्थाएं कैसे कार्य करती है, सब पे जवाबदेहिता से संबंधित प्रश्न खड़े उभर कर सामने आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस महानिदेशक की जिम्मेवारी अधिकारी कार्रवाई का आदेश दिए, और 3 मई आपको 2008 को हुए बम 71 लोग की जान चली गई थी और 185 लोग लगभग घायल हो गए थे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान यह रखिएगा, मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान की हत्या राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम 20 दिसंबर 2019 को जयपुर जिला सत्र न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई दी। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि एसटीएस की पूरी थ्योरी गलत माना है। कोर्ट क्या कहता है, एसटीएस असली दोषी तक पहुंचने में प्रयास नहीं किया, इसके कौन सरगना थे, अर्थात असल दोषी कौन था। अब देखिए, दोषी 2 प्रकार के होंगे, जो एक स्पोर्ट पर ये घटना अंजाम दे रहा है, और एक है दूर बैठकर क्या हो रहा है, दूर बैठकर इसको क्रियान्वित करने के लिए सारे रॉ एंड मटेरियल दे रहा है, रिसर्च R&D कर रहा है, तो वो भी तो दोषी है। तो क्या करना, असल दोषी को पकड़ने की बात यहाँ की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक टिप्पणी की थी, डिस्क्लोजर जो होता है, एसटीएस का डिस्क्लोजर अर्थात प्रकटीकरण प्रतिवेदन, अर्थात किस प्रकार से जांचबीन कर रहा है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो दी जाती है कोर्ट में, उसमें ब्लास्ट 13 मई को हुआ। पहले बात 13 सितंबर 2008 को एसटीएस को इसकी पता चल गई, पर 13 मई सितंबर अगला आपको 13 मई को ये घटना हुई। ऐसे में यह बात पूछी गई उनसे कि 4 महीने में एसटीएस ने क्या किया। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कोई संस्था अपने कार्यकरण में अगर लाल फीताशाही या किसी प्रकार से अजवाबिता तय करती है, तो किस प्रकार से घटनाओं में या तो किस प्रकार से जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और यह ऐसा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा चुनौती, जिसमें आप सभी को कुछ न कुछ आता होगा। तो चलिए, आज का है ना मेंस आंसर राइटिंग जो स्टूडेंट है, आपको वो यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग पेड ग्रुप के हों या बीपीएससी के हों या यूपी पीसीएस के, सभी के लिए, तीनों के लिए आपको प्रश्न यह है। और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो पेड ग्रुप है, और साथ में अगर जो नहीं आप किए हुए, वो भी आप युक्ति आईएएस के कम्युनिकेशन ग्रुप, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ कम्युनिकेशन ग्रुप बना होगा, वहाँ पर अपना पीडीएफ शेयर कर सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखकर। तो चलिए, ये सब 150 में आपको उत्तर देना है, 150 शब्दों में,
और शब्द सीमा का ख्याल रखिएगा आप लोग, नहीं तो भावनाओं में आप लोग बह जाते हैं। प्रश्न यह है कि आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, आंतरिक सुरक्षा का स्वरूप कौन कौन है, और आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन खामियों का उल्लेख करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए तत्कालिक उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, स्पष्ट करें। तो प्रश्न बहुत ही जटिल लग रहा होगा, पर बहुत ही सरल प्रश्न है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अलग कीजिएगा और उसको डायग्राम पाई चार्ट यूज करके इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कीजिएगा, और यह 10 PM तक आप शेयर कर दीजिएगा PDF अपने युक्ति या इसके ऐप पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगला। देखिए वार्डनायर उपचुनाव जल्दी नहीं होगा, हालांकि आपको कर्नाटक में विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान और 13 को नतीजे की घोषणा कर दी गई है, वहां आचार संहिता लागू कर दिया गया है। और पहले भी मैंने आचार संहिता के बारे में चर्चा किया, तो क्वेश्चन आप लोग को बताना है आचार संहिता क्या होता है, लागू होने के बाद यह कौन कौन से प्रावधानों को स्वतः लागू कर देता है, तो उसकी चर्चा आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है उसका उत्तर। चलिए बात करते हैं हम आगे। वार्डनायर में बात कर रही है कि जो राहुल गांधी का जो सीट था जहां से वो लड़े हुए थे, MP बने हुए थे, वो सीट अब खाली हो चुकी है, तो उसके लिए उपचुनाव की बात चलेगी। तो चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया कि फिलहाल अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर ये प्रक्रिया जल्दबाजी, वैसे भी हम लोग मान के चलें उनकी MP सदस्यता चली गई है, उनका घर खाली कराया गया है, तो देखिए जल्दबाजी इस मैटर में यह प्रक्रिया सही है, पर इस मैटर में अगर जल्दबाजी किया गया तो अर्थ का अनर्थ लोग समझेंगे, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना भी चाहिए मेरे राय से भी, कि 6 महीने का प्रावधान होता है, तो 6 महीने तक क्या करना है, चुनाव आयोग को वेट कर सकता है चीज़ों को लेकर कि उपचुनाव कराना है या कब कराना है, इससे संबंधित तिथियों को लेकर, क्योंकि उनके पास 30 दिन का भी समय है अपील करने का। अगर 30 दिन खो देते हैं तब चुनाव आयोग है ना डिसीजन ले सकता है कि मुझे कब चुनाव करना, अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 या 5 छठे महीने में कराना है। ये 30 दिन के बाद वो डिसीजन ले, अगर वो अपील करते हैं तो प्रक्रियाएं समझ में आएगी, नहीं तो नहीं अपील करेंगे, अर्थात उन पर जो सत्र न्यायालय ने जो केस किया है, जो जो जजमेंट दिया है कि सत्र न्यायालय ने, वो उनके द्वारा मान लिया गया, यह माना जाएगा। और याद रखिएगा उपचुनाव तब कराया जाता है किन किन स्थितियों में, जब जो सदस्य होते हैं चुनाव, मान लीजिए जीते हुए सदस्य, याद रखिएगा जीते हुए सदस्य की मृत्यु हो जाती तो पद खाली होगा, वो त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र दे देने के बाद वो सीट खाली हो जाती तब चुनाव कराया जाएगा, या तो फिर उनको निष्कासित कर दिया जाता है उस पद से। निष्कासित करने अर्थात देखिए ना, सदस्यता समाप्त हो गया, और सदस्यता समाप्त होने के लिए बहुत सी प्रक्रिया है, मैंने आपको पहले भी कवर किया, आपको जिस दिन इनकी सदस्यता समाप्त, जिसमें आपको लाभ का पद होता है, आपको अनैतिक व्यवहार करेंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगा, और भी चीज़ें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित चीज़ों का टीका टिप्पणी करेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट की जाती है, बहुत से प्रक्रियाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके कारण निरस्ता उनकी हो जाती है, अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो उस क्षेत्र उस सीट का, मान लीजिए वार्डनायर एक लोकसभा सीट है, वहां से रिक्त पद माना जाएगा, तो ये आधार आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए 75 साल में पहली बार चीते ने जन्म लिया भारत में, 4 शावक। देखिए बहुत ही क्षण है, मार्मिक क्षण है, क्योंकि जब कोई कार्य करिए उसकी सफलता सामने नजर आती है ना, तो शासन हो, प्रशासन या कोई भी एजेंसी हो, उसको है ना बल मिलता है कि मैंने कार्य जो किया उसका सफल है ना सकारात्मक परिणाम आया। ऐसे ही आपके व्यक्ति विशेष के साथ भी जुड़ा होता होगा, आप कार्य निरंतर करते होंगे, सफलता जब मिलता होगा तो क्या होता होगा, आपको अंदरूनी खुशी मिलती होगी, मैंने जो कार्य किया। देखिए कुछ दिन पहले ही 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से चीता लाया गया। कल आपको लास्ट जो न्यूज़ किया, एनालिसिस किया था, उसमें एक शावक मर गई थी, उससे जो लाया गया था, शावक करने का मतलब चीता जो थी, मादा चीता, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बहुत सी चीज़ें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था, तो उसी बीच आपको एक गुड न्यूज आता है, तो जो भी पीछे के बैड न्यूज है ना, उस पर हम लोग कार्य गतिविधि करके एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अगला काम करेंगे कि हमारे पूर्ण जो चीता का जो आपका पूर्ण संरचना करना, उसको पूर्ण निवास कराना है, तो कैसे कराया जाए, और भी पॉजिटिव मैसेज के साथ लोग अधिकारी लगेंगे और हमारा जो इकोसिस्टम है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी में देखिएगा 5 मादा चीतों में से एक सियाया ने दिया 4 शावकों को जन्म, और 90 दिन का होता है चीता का गर्भधारण। ये सब प्रश्न आपको PT फैक्ट में पूछा जाता है साइंस में,
गर्भधारण कितना होता है, मनुष्य का कितना होता है, हाथी का कितना होता है, ये सब पहले पूछा जाता था। हालांकि स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर पहले पूछे जाते थे, तो ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज है, थोड़ा सा जान लेनी चाहिए आधिकारिक तौर पर। अब दूसरे देशों की संप्रभुता का आदर करें, एससीओ सदस्य डोभाल के द्वारा ये बातें की गई है। आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में काम देगा। मैं यहाँ आपको लिखना भूल गया हेडलाइन, पर यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आपको पड़ोसियों के साथ नीति कैसी होनी चाहिए, हमारा विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, उससे संबंधित टॉपिक को कवर करेगा, आईआर पार्ट को कवर करेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब है कि एससीओ के बारे में मैं 2-3 दफ़ा चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं डेट इंक्लूड करना भूल गया हूँ। जो भी अभ्यर्थी को पता होगा आप डेट यहाँ इंक्लूड कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं ही कर दूंगा लास्ट में, जब कमेंट आपको 2 डेज आपको लिस्ट दूंगा दैनिक जागरण का टॉपिक क्या क्या किया गया, वहां पर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन बताना है इसके बारे में। एससीओ का गठन कब हुआ है, कि संस्थापक सदस्य कौन कौन थे इसके, भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुआ है इस संगठन में, इसका चार्टर है ना, चार्टर का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ज़्यादा नहीं, 2-3-10 लाइन आपको जरूर आपको आता होगा, और ये कम से कम पीटी फैक्ट प्रश्न तो जरूर आता होगा। इस पर मैं 5-6 दफ़ा चर्चा किया हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। और सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिए। आपका इंटरनल डेवलप सिलेक्शन आपको इसी के आधार पर होगा। आप लोग लगातार सुनते होंगे कि पीटी हो जाता है, पर मेंस में हम कैसे आंसर लिखे, सभी लोगों का हाथ पैर फूलने लगता है। रीजन उसके पीछे यही होता है कि वो लिखने की प्रवृत्ति को डेवलप अपने अंदर नहीं करते हैं। तो पीटी निकाल कर भी आप क्या कर लीजिएगा, जब मेंस लिखने की क्षमता ही डेवलप नहीं कर पाइएगा। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, और उसका कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है, उसी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप जमा करते चलिएगा तो पता चलेगा 150 शब्द, 200, 250 शब्द का उत्तर आप लिख रहे हैं डेली। तो यह मेरा प्रयास रहता है, डेली कम से कम आप लोगों को कुछ लिखा अपने पन्नों पर लिखने की आदत प्रवृत्ति डालें। जो सीरियस होकर करिएगा सिलेक्शन जरूर होगा, नहीं तो हवाई कहानियां तो बहुत लोग करते हैं ना, हम भी कभी करते रहे होंगे, आप भी कभी कर रहे होंगे। पर ध्यान रखिएगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए लिखना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस दिन आपका मेंस होगा ना, सारी यूपीएससी की मेंस में आपको है ना सुबह 3 घंटे और दोपहर के 3 घंटे, 6 घंटा आपको आंसर राइटिंग करना है। उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरे घर में ये इशू हो गया, मैं नहीं लिखना जानती हो, या इस प्रकार लिखना जानता हूँ, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं चलेगा। आप लिख पाइएगा 6 घंटा, और लिखना है क्या है, वो भी टू दी पॉइंट, टू दी टॉपिक को, सब्जेक्ट को ऑथराइज करके लिखिएगा, तो आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो किसी भी आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ गला काट प्रतियोगिता चल रही है, अगर और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, यहाँ पर तो और पजी हुई जो धारी होती है ना चाकू की, वो लेकर लोग गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं। आपके एक सीट मारने के लिए 300 लोग, 400 लोग बैठे हुए हैं। तो सोच के देखिएगा, इतनी प्रतियोगिता टफ है। तो आपको चीजें करनी होगी, हवाई बातों को लेकर नहीं चलना होगा। नहीं तो क्यों कर रहे हैं, सोच के देखिएगा। क्या लगता है जो लोग देखते हैं केवल केवल ये देख कर कि वीडियो देख लेते हैं, हम समझ लेंगे, बहुत कुछ समझ लेंगे, या अपना की नोट्स बना लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक उसको रिव्यू नहीं करवाइएगा, जब तक उसमें अपने गलती क्षमता नहीं है, इतना लिखने के बाद बहुत से स्टूडेंट 6 महीना से स्टूडेंट लिखे, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मैं रोजाना दूंगा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये स्टेप बाय स्टेप अगर इकट्ठा कर लीजिएगा, तो अंतिम जब एग्जाम में बैठिए, आप है ना सबसे कम गलती करने वाले अभ्यर्थी होंगे। और सबसे कम जो गलती यूपीएससी या स्टेट पीसीएस करता है, वही सिलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तब बात की जा रही है अजीत डोभाल के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का बैठक जो हुआ है, उसमें ध्यान रखिएगा उनकी भारत के दूसरे देशों के साथ जो एससीओ के सदस्य है, एक दूसरे की सदस्यता संप्रभुता की आदर करने की बात की गई है। चीन पाकिस्तान के प्रतिनिधियों सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने की सीख दी गई है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ क्या बात की गई है, चार्टर सदस्य देशों के एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का पालन करने, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने और अनावश्यक तौर पर सैन्य बल का प्रयोग नहीं करने की आह्वान किया गया। तो शब्द याद रखिएगा, अखंडता, संप्रभुता, अनावश्यक तौर पर सैन्य बल का प्रयोग, ये 3 शब्द याद रखिएगा। इशारा चीन की तरफ साफ था, जिसने मई 2020 में भारत से सटे सीमाओं पर सैन्य अतिक्रमण कर रहा था।
एससीओ के बैठक में शामिल होने के लिए रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सदस्य भारत आए थे। बाकी चीन के एसेट काउंसलर और पाकिस्तान के एसेट काउंसलर सचिव थे, वो शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, आतंकवाद के मुद्दे पर डोभाल जी के द्वारा यह बोला गया है कि आतंकवाद किसी भी तरीके से जायज नहीं हो सकता है, अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद नहीं हो सकता, जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिएगा। और एससीओ के चार्टर पालन करने की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव है 1267 और दूसरे प्रस्ताव पर भी कदम उठाने की बात की, जो आतंकवाद से संबंधित मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है, वो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की पहचान, उसके प्रतिबंधित करने के संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में उनके द्वारा जिक्र किया गया, तो इन सब मुद्दों को बेहतर तरीके से कवर कीजिए। बाकी चीजें पेपर में कुछ आपके लिए लायक नहीं है, बाकी जो चीजें हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ बेहतर कर रहा हूँ, तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन सपोर्टिव मैसेज जरूर कर सकते हैं। इतना कंजूस तो मत बनिए आप लोग ना, नहीं तो कंजूसियत सही लोग के पहचान नहीं है। दिल का उदार रखिए और फिजा में न प्यार घोलिए, फिजा में सहयोग घोलिए, सौहार्द घोलिए। बाकी चीजें हैं ना मानवता, बाकी मानव श्रेणी में नहीं आता है सब सौहार्द। हम और आप क्यों अलग है, सोच के देखिएगा, अलग क्यों होते हैं? जानवर के साथ हमारी तुलना क्यों नहीं होती, हम जानवरों की श्रेणी में क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें बौद्धिक क्षमता है, हमें सोच समझ के सही या गलत करने का निर्णय होता है, साथ ही साथ सहयोग, सौहार्द और चीज़ों को लेकर हम लोग एक अल्टीमेट लेकर चलते हैं। जानवरों में सब प्रवृत्ति अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, भले वहाँ भी सौहार्द सहयोग की कामना रहता है कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखिएगा सहयोग बहुत ज़रूरी है। अन्य प्राणियों से हम एक बेहतर कल का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए सहयोग बहुत जरूरी है। तो चलिए सहयोग कीजिएगा। अब ये सब वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में आता है। स्थानीय, जो भी स्थानीय स्वशासन संबंधित टॉपिक है, वो 73वां संविधान संशोधन हो या 74वां संविधान संशोधन, ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन बनाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है न्यूज में। शहरी आबादी की उम्मीदें बड़ी, सोच और सुधार पिछड़े स्थानीय निकाय है। उम्मीद तो हम बहुत बड़े किए हुए हैं, शहरी आबादी के संदर्भ में उम्मीदें बढ़ी हैं, पर सोच और सुधार जो हमारा है स्थानीय स्वशासन वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो कैसे है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 स्थानीय स्वशासन के टॉपिक को कवर करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ यह भी आपको रखना है, इसमें 3 केस स्टडी पहले देख लेना है। पहला केस स्टडी कि दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे 20,000 शिक्षकों के वेतन और भुगतान संबंधी, जो अभी भुगतान नहीं कर पा रहा, पैसे की कमी है, रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन और निगम के दूसरे कमियों के लिए तनख्वाह मुश्किल से निकलती है, एक केस स्टडी देखना है। दूसरा केस स्टडी चंडीगढ़ का देखना है कि 490 करोड़ रुपये से अधिक आमदनी है, जबकि मुश्किल से 171 करोड़ उनके पास आपको कुल खर्च है 490 करोड़ और आमदनी 171 करोड़। तो एक कहावत, एक फिल्म आई थी ना, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ याद रखना है। तीसरा बृहद बेंगलुरु की चर्चा रखना, महानगर निगम की, जिसमें पिछले 5 साल से है ना 240 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ऐसे ही अन्य बहुत से राज्य है जहाँ पर नगर निगम के पास वित्त की समस्या। तो ये लेख है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल हम किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर ले और उसके लिए बेहतर हम प्रबंधन नहीं करें, तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं वो धराशायी होकर औंधे मुँह गिरेगी। तो ऐसे ही बात है। और सब में सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वित्त सबसे बड़ा सबसे सशक्त भूमिका अदा करता है। तो वित्त की समस्या अगर रहेगी तो कैसे एग्जिस्ट करेगा हमारा स्थानीय प्रशासन, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। तो चलिए न्यूज में हम देखेंगे, उसके बाद की पॉइंट्स को देखेंगे क्या है। की पॉइंट्स को बाद में देखेंगे, पहले न्यूज को देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय सेहत की अच्छी बदहाल नहीं है, स्थिति अच्छी बदहाल है, ठीक ना, अच्छी खासी बदहालता की स्थिति में उन्हें भावी शहरीकरण की चुनौतियों को झेलनी है, मौजूदा जरूरतों को पूरी करनी है, नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करानी, यह सब उनके सामने समस्या है। 15वें वित्त आयोग ने 21 और 22 के शहरी स्थानीय निकायों के केंद्रीय अनुदान तभी मिलेगा
जब वे संपत्ति कर के पूरे ढांचे, याद रखिएगा, संपत्ति कर के पूरे ढांचे में सुधार करेंगे और संबंधित राज्य के जीडीपी में ग्रोथ के अनुरूप संपत्ति कर में सुधार प्रदर्शित होगा। अर्थात जीडीपी जो होगा स्टेट का, एसडीजीपी जो बोला जाता है, उसके ग्रोथ के अनुसार पर संपत्ति कर का सुधार प्रदर्शित करेगा। तो क्या होगा, वित्त आयोग आवंटन की बात करता है। ऐसी बातें तो बोल दिया गया। ये करेंगे कैसे भाई साहब लोग, जो नगर निगम के लोग हैं, महानगर निगम के लोग हैं, वो कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है। संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों के आमदनी का सबसे बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि पूरे एसेट पर पैसा लगाया जाता है। जितना भी एसेट राज्य में होगा उस पर संपत्ति कर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। अब इस मद में आने वाली कुल आमदनी की राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपये है, जो शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरतों के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ 1 लाख चाहिए और वहाँ एसेट कितना निर्माण हो रहा है, 20,000 रुपया। 20,000 सोच लीजिए, 20,000 करोड़, यहाँ 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, तो 80,000 का अंतर देखने को। इस तरह से आप कैसे शहरी स्थानीय निकाय को बेहतर प्रबंधन के साथ लागू करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेक्स्ट है 2040 में, देखिएगा 2024 तक 40,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि देश में तेजी से शहरीकरण की राह और बड़े लोग शहर, गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। उनको लगता है, गांव के लोगों को, कि शहर में बहुत बेहतर सुविधा है, पर ये नहीं जानते हैं कि बेहतर सुविधा की आड़ में आपको क्या चीजें हैं, प्रबंधन गलत है। अभी क्या कर रहे हैं, 40 करोड़ लोग शहर में रह रहे हैं। 2030 में यह संख्या 60 करोड़ हो जाएगा और 2050 में 80 करोड़ हो जाएगा। अर्थात 1 अरब से आपको लगभग 20 करोड़ संख्या कम रहेगी जो शहर में होगा। और वो क्या, जब ये स्थिति 2050 में आएगा तो लगभग आधी आबादी शहर में होगा। तो सोच के देखिएगा समस्याएं कितनी वृहद है और विकट है। अगर हम बेहतर प्रबंधन और सुविधाएं नहीं देंगे तो शहरीकरण का, नियोजित शहरीकरण जो होना चाहिए वो कैसे होगा, बेहतर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे सही होगा, लोग तो सेवाएं कैसे देंगे, या तो जो संसाधन का वितरण जो किया जाएगा वो कैसे होगा। ये सब मुद्दे बहुत तीखे प्रश्न हमारे सामने छोड़ते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद संपत्ति कर का है ना, निर्धारण का या कीमत, जैसे संपत्ति कर, संपत्तियों का जो कीमत निर्धारण है, 3 मॉडल है, ध्यान रखिएगा 3 मॉडल है। तो ये तीनों मॉडल को आप बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। आप डायग्राम बना के एक ऐसे लिखिएगा, क्या लिखना है, संपत्ति कर का निर्धारण, यहाँ बीच में संपत्ति कर का निर्धारण तरीका लिख लीजिएगा। इसको 3 मॉडल आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। प्रथम मॉडल 11 राज्य, 11 राज्य का नाम यहाँ लिखिए। दूसरा मॉडल 9 राज्य, जो राज्य का नाम लिख लीजिएगा। और तीसरा राज्य 2 राज्य मॉडल। और ये कौन कौन से मॉडल, लास्ट में नाम लिख लीजिएगा। अर्थात इसको इस तरीके से लिखना है। हालांकि आज आपको की नोट्स दूंगा इस पर, तो आपको चीज़ों को कवर कर दूंगा, फिर भी आप लोगों को अपने तरीके से करना है, क्योंकि काम आपको खुद स्वयं करना, एग्जाम में आपको लिखना है ना, उनको तो लिखना है नहीं, तो मेहनत आपको करनी है। तो इसे आप लोग बेहतर तरीके से समझिएगा। चलिए, संपत्ति निर्धारण के 3 मॉडल थे। 11 राज्यों का नाम पहले याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आपको ध्यान रखिएगा, वार्षिक किराया पद्धति अर्थात एनुअल रेंटल वैल्यू मेथड के आधार पर, अर्थात मंथली इनसे लिया जाता है, एनुअल अर्थात मंथली नहीं, वार्षिक तौर पर लिया जाता है, वार्षिक है ना, वार्षिक किराया वर्ष पर इन पर लगाया जाता है। एक जो भी उनका संपत्ति का महानगर निगम टैक्स होता है, नगर निगम टैक्स होता है, वो काटा जाता है। ठीक है ना। 11 राज्यों की यह स्थिति। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कीमत निर्धारण कर लेते, बॉक्स बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं बॉक्स। पहले लिख दीजिएगा कीमत निर्धारण तंत्र कैसे है, राज्य कौन से है, राज्य की श्रेणी यहाँ कर दीजिएगा, कुल राज्य यहाँ कर दीजिएगा, 11 राज्यों के नाम लिख दीजिएगा, और मॉडल क्या है। तो पहला में मॉडल क्या है, एनुअल रेंटल वैल्यू मेथड। इसी तरह दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, ताकि याद किया जा सके। और ये सब आंकड़े आप लोग जरूर लिखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में काम दे। आप स्पेशल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो अलग आंकड़ों का संग्रह करना सीखिए। जो सबसे अच्छा सर्व करेगा एग्जामिनर के सामने, उसका उतना ही अच्छा अंक प्राप्त होगा। ठीक है ना, रेटिंग उतना ही अच्छा बेहतर प्राप्त होगा। तो समझिए, सिलेक्शन लेना है तो।
अब बाकी यहाँ समझने की जरूरत है, एक सेकेंड, बाकी यहाँ समझने की जरूरत है 9 राज्यों में, जो दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा में वो क्या है, संपत्ति के क्षेत्रफल पर आधारित और पर मॉडल है, अर्थात जितना एरिया होगा ना उस पर आपको डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का एरिया अलग अलग होगा, अर्थात सबकी संपत्ति अलग अलग होगी, तो उसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, उसके टैक्स लिए जाते हैं। तीसरा है, आपको 3 राज्य है जिसमें कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, जिसमें कैपिटल वैल्यू मेथड यानी बाजार मूल्य पर कीमत फॉर्मूले पर निकाला जाता है, अर्थात वर्तमान में बाजार मूल्य संपत्ति का क्या है उस पर टैक्स क्रिएट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है और उसके बाद उनसे टैक्स लिया जाता है। तो 3 आधार आप याद रखिएगा, तीनों आधार को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट यार, सभी राज्यों का कैपिटल वैल्यू मेथड जो है ये सबसे बेहतर है और सरल, झंझटों से मुक्त होने के अलावा दोहराव को कम गुंजाइश वाली प्रणाली, क्योंकि यह कीमत के मूल्य पर, अर्थात जो जैसे बाजार कीमत बढ़ेगा उसके आधार पर आपका एसेट का मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि आपका बाजार मूल्य अर्थात आपके एसेट का दाम बढ़ रहा है तो नगर निगम के टैक्स का भी दायरा बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होता है, इससे ना जो हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, अर्थात हम टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे इससे और चीज़ें हम लोग बेहतर प्रबंधन। इससे होता है क्या, जो 20,000 करोड़ का जो लक्ष्य आप देख रहे हैं ना, 40,000 करोड़, ये बढ़कर आपको इसके बाजार कीमतों पे ये बढ़ेगा तो हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो ये नगर निगम के लिए बेहतर होता है और इसमें बहुत भी तकनीकी जो खामियां हैं कम हो जाती है जो अन्य में मॉडलों में है। तो ध्यान रखिएगा, ये कम से कम ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद राज्यों की संपत्ति कर के लिए याद रखिएगा GIS अर्थात जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्रणाली के लिए तैयार किया जाएगा। इनमें राज्यों के शहरी चुनौतीकरणों के सामना करने परीक्षा करनी होगी, ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर शहरीकरण का अगर बेहतर प्रबंधन करना है, और इससे बहुत से मामले आपको सुनने को मिलेगा, अगर शहरीकरण में वित्त नहीं होगा ना, बेहतर नहीं होगा नगर निगम के पास या महानगर निगम के पास, तो जल प्रबंधन बेहतर नहीं होगा, सफाई प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वच्छता से संबंधित प्रबंधन बेहतर नहीं होगा, रोडवेज जो होता है, शहरों का जो रोडवेज होता है वो भी बेहतर प्रबंधन नहीं होगा। साथ ही साथ जन कल्याण संबंधित अन्य मुद्दे होते हैं, लाइट होता है और भी व्यवस्थाएं होती है, पार्क सौंदर्यीकरण होता है, ये सब जो मुद्दे हैं ना कहीं आपको क्या हो जाएंगे, दरकिनार होते चले जाएंगे और जो आम जनता है उसको जो बेहतर सुविधा प्रबंधन देना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि टैक्स रेवेन्यू को जनरेट करने का और उसको बेहतर प्रबंधन करने का। इसके अतिरिक्त हम की नोट्स में देखेंगे 73वां संविधान संशोधन क्या है, तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाओं का गठन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया, जिसमें इस अधिनियम भारतीय संविधान के एक भाग जोड़ा गया। आपको ध्यान रखिएगा भाग के साथ आपको भाग 9 में जोड़ा गया और ये है ना आपको अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान किए गए जो स्थानीय आपको ग्रामीण स्वशासन की बात करता है। ध्यान रखिएगा इसमें एक अलग सूची, नई सूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, और इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय सूची शामिल है। ध्यान रखिएगा कितने 29 हो, ये PCS लेवल पर हो या UPSC लेवल पर या वनडे एग्जाम को भी गवर्नमेंट का देते हो, इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना, काफी लोग बताइएगा। अब 74वां संविधान संशोधन PV नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान ही ये आया था, दोनों ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये भी 92 में या 93 में आया। ध्यान रखिएगा स्थानीय स्वशासन के गठनों के लिए 92 में इसका गठन किया गया, हालांकि 93 से लागू है सब चीज, तो ध्यान रखिएगा 92 में इसका ही गठन किया गया। 1 जून 1993 से यह लागू हो जाता है। और ध्यान रखिएगा एक भाग आपको 9 है ना, 9A जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा 243P से लेकर 243ZG तक, इससे भी प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा 12वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें 18 कार्यात्मक मद सूची जारी की गई थी है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, इतना जानकारी आपकी होनी चाहिए, बाकी करंट आपके पास तो पड़ा ही है, इसे देख लेना है। नेक्स्ट याद रखिएगा लोकतंत्र की जननी है भारत, और इसके बारे में आप लोगों सभी लोगों को पता है वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन चल रहा है अमेरिका में। अमेरिका के नेतृत्व में देखिए यहाँ पर अमेरिका में हो रहे 2 दिवसीय समिट फॉर डेमोक्रेसी के वर्चुअल मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात की गई है। और भारत शुरू से ही लोकतंत्र का जननी रहा, वो गणराज्य की कॉन्सेप्ट दिया हो हमारे यहाँ,
वज्जित संघ दिया हो, वैसा है ना। वज्जित संघ के बारे में चर्चा आप लोग सुनते होंगे। तो हमारे यहाँ गणराज्य का कॉन्सेप्ट है, या हमारे प्राचीन भारत में, जैसे प्राचीन भारत में राजाओं के चुनने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं वर्तमान लोकतांत्रिक जो चयन प्रक्रिया है उसी के संदर्भित थी, जिसमें लोग चयन करते थे, जनता चुना करती थी। हालांकि वहां पर वरिष्ठता का सिद्धांत जरूर लागू होता था, पर राजा के चयन में जनता की इच्छा इच्छा जरूर होती थी और जनता का सहयोग जरूर होता था। उनकी राय जरूर पूछी जाती थी, समझी जाती थी, भावनाओं का कदर करके राजा का चयन होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर वरिष्ठता का सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और जो ज्यादा जनता में प्रचलित थे उनको राजा बनाया गया है। अर्थात जनता जो जनार्दन थी उसकी बातों को रखा जाता था। तो वर्तमान में हम एक प्रक्रिया के तहत इसे करते हैं, वहां पर उस समय वो व्यवस्था सिस्टम नहीं था, तो क्या होता था, इच्छा को सर्वोपरि रखा जाता था। राजा का डिमांड कैसे, जैसे आप लोग देखते होंगे एक बाहुबली मूवी आया था ना, जहां पर उसका भाई को राजा बना दिया गया, छोटे को। पर जनता का क्या अनुग्रह था कि बाहुबली को राजा बनाया जाए। तो जब वो भाई उसका शपथ लेता है तो जनता में उतना उत्साह नहीं रहता है, पर जैसे ही सेनापति के तौर पर यह शपथ लेता है तो ये जनता का उत्साह आप देखते होंगे। उस मूवी में जाके देखिए तो कॉन्सेप्ट वही है, समझने की जरूरत है। यह भल फिल्म में दर्शाया गया है, पर ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे प्राचीन भारत संदर्भ में देखने को मिलता था, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। तो इसी बात को यह हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बातें की गई है डेमोक्रेटिक समिट में। और ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बात हमेशा करते हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे आपको जो भी लिटरेचर उसमें इसकी चर्चा होती है। और हम लोग का वसुधैव कुटुंबकम ये कॉन्सेप्ट केवल हम अपने तक ही सीमित न होकर विश्व के सभी देशों के एक सहभागी प्रवृत्ति, संघवादी प्रवृत्ति को डेवलप करते हैं। तो हमारा संघवादी कॉन्सेप्ट क्या है, लोकतंत्र क्या बोलता है, सहभागी बनो, सभी को समान रूप से अवसर दो, यही सब बातें करता है ना लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट। तो हमारे ग्रंथों में इसकी चर्चा शुरू से ही, तो वसुधैव कुटुंबकम भी हमारे लोकतंत्र को मजबूत और अस्थायी बनाता है। तो इसके चलते हमारा क्या है, सबका साथ सबका विकास की भावना हमारे यहाँ जागृत होती है। और ध्यान रखिएगा, जो वैक्सीन मैत्री जो कॉन्सेप्ट चलाया गया था वही है वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पर चलाया गया था। तो लोकतंत्र की दुहाई हमें दूसरे देश न दें, शुरुआती तौर से मैं ये बात बोलता हूँ। भले सब्मिट में सकारात्मक बातें की जा रही है, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ ना, लोकतंत्र पर जो ज्ञान देते हैं यूरोपियन कंट्री ना, कि लोकतंत्र की जननी यूरोप से हुई है या तो अमेरिका से हुई, इस प्रकार कॉन्सेप्ट आप देखते सुनते होंगे ना। पर लोकतंत्र, मैं तो शुरू से ही बोलता, जब वो चड्डी और बनियान नहीं पहनना सीखे थे, हम उस समय लोकतंत्र के प्राथमिक स्वरूप की चर्चा कर रहे थे, भाग लेते। हमारे यहाँ समिति और सभा हुआ करती थी ना, जिसमें लोग जनताओं की सहभागिता होती थी, राजा के साथ मंत्रणा करता था, राजा का चयन करता था, मंत्रणा करता, निर्णय लेता था सभा समिति। हालांकि कालांतर में वो स्थितियां कमजोर हुई, क्योंकि सत्ता का अभ्यास मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, सत्ता और सत्ता का अभ्यास, सत्ता क्या होता है और सत्ता का अभ्यास, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। सत्ता प्राप्त कर लेने से कोई सत्ता का अभ्यास नहीं कर सकता है, तो वैसे ही सत्ता का अभ्यास कर लेने से सत्ता ही जनरेट नहीं हो जाती है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट आप समझिएगा यहाँ भी, ठीक है ना। चलिए क्लियर। अब मोहम्मद फैजल पर लोकसभा सदस्यता बहाल हो गया। मैंने उस दिन इन पर न्यूज एनालिसिस किया था, तब बोला था ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, ये चीजें आपको मायने रखेगा। हालांकि भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लोकसभा सचिवालय जो है उनके द्वारा यह बहाल कर दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो दोष सिद्धि किया था इनको उन मामलों में, तो उनको क्या किया गया, आपको बहाल कर दिया गया, आपको लोकसभा जो सचिवालय उनके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही विधायी संकट में कांग्रेस के वर्तमान जो पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, वो फंसे हुए हैं। उनकी भी सत्र न्यायालय के द्वारा क्या गया, सदस्यता रद्द की गई है, जो 30 दिन का आपको न्यायिक आपको चीजें हैं, जब आगे करेंगे। तो यहाँ पर सचिवालय, लोकसभा सचिवालय जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि यह ऐसा कानून है, जैसे ही उन पर यह 2 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान होगा, तो सांसद क्या है या विधायक है, उन पर क्या होगा, सचिवालय, लोकसभा या विधानमंडल का सचिवालय क्या करेगा, उनकी सदस्यता से संबंधित नोटिस जारी करेगा। वो प्रक्रिया है उनकी। पर ध्यान रखिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, अभी निर्णय नहीं आया। अगर ये निर्णय अगर आता है कि उनकी जो, आपको ध्यान रखिएगा, रद्द करने संबंधित मामला अगर आता है, कांग्रेस में भी अगर सत्र न्यायालय के संदर्भ में हाईकोर्ट अगर ऐसा कर देता है, तो उनकी सदस्यता पुनः वापसी हो जाएगी,
क्योंकि यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बोला तो पहले ही लोकसभा सचिवालय ने क्या किया, उनकी सदस्यता जारी कर दिए। अब यह देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है इस मामले पर, क्योंकि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया, ठीक ना, हाई कोर्ट के आदेश को स्टे लगा दिया या रोक दिया या तो समाप्त कर दिया, तो क्या होगा, सत्र न्यायालय का कॉन्सेप्ट जो वो लागू हो जाएगा, तो फिर इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इस निर्णय से आपको है ना क्या है कि राहुल गांधी के भी निर्णय जुड़े हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख लेना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, संसद में लंबे समय से व्यवधान राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। ये हमारे जो उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा के जो सभापति है उनके द्वारा बातें की गई है। और मैं शुरू से ये बातें बोलता रहा हूँ कि संसद की जो प्रक्रिया को है ना उसको लोकतांत्रिक बनाए रखिए, उसको राजनीति है ना एजेंडे के तौर पर प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक रणभूमि बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके राजनीतिक मंतव्य अलग हो सकते हैं, पर जनता का जो हित है ना सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि आपके पीछे 1 मिनट का सत्र चलाने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है, जो जनता के टैक्स से आता है। और केवल राजनीतिक हित पूर्ति के लिए अगर ये कीजिएगा तो सबसे घातक होगा लोकतंत्र के संवैधानिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने में। यही बात आपको यहाँ पर बातें उसी के इर्द गिर्द सब बातें आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया होगा। तो ये बातें आप लोग देख लीजिएगा, पैसा खर्च हो रहा होगा, व्यक्ति संसद बड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए संसद बड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, सांसदों दीवानी और फौजदारी कार्रवाई छूट दी गई, ये सब बातें की गई है। तो ये सब आप लोग बातें देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे सबसे नीचे आ जाइए। अब एक G20 वन हेल्थ मिशन थोड़ा अनुसरण करेगी दुनिया। ये बातें G20 कॉन्फ्रेंस में 18 देशों के 51 प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया, जिसमें G20 चीफ सीनियर साइंस एडवाइजरी का जो राउंड टेबल फर्स्ट मीटिंग है उस पर चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर राउंड टेबल मीटिंग G20 सम्मेलन चल रहा है स्वास्थ्य संदर्भित चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर बातें की है, जो भारत का वन हेल्थ मिशन है वो विश्व के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसके संदर्भ में बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन चलिए बताइएगा, मैंने पहले भी वन हेल्थ मिशन के बारे में चर्चा किया हूँ। क्वेश्चन बताइएगा कि वन हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया गया है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन के आंसर में, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नीचे आ जाइए। ये देखिए भ्रष्टाचार पर वार से असहाय विपक्ष, ये सब पहले भी चर्चा हो गई है, अलग अलग तरीके से लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसको जब फुर्सत में होंगे तो देख लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि चीज़ें आप देख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोयला पर निर्भरता घटाने का वक्त आ गया, ऐसी बातें की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा है, आपको लिख दिया, इसको समझने की जरूरत है। नो न्यू कोल गोल के बारे में एक नामक अंतर्राष्ट्रीय पहल इंडोनेशिया, पोलैंड, मिस्र, स्पेन, सिंगापुर, चिली और यूक्रेन समेत दर्जनों से अधिक देश है ना कोयला आधारित बिजली संयंत्रों चरणबद्ध तरीके से बंद करने संबंधी प्रतिबद्धता जाहिर की है। कौन सा, नो न्यू कोल गोल के बारे में चर्चा की गई है। ये आपको याद रखना है यह कॉन्सेप्ट को, कि 2 दर्जन से अधिक देशों के द्वारा आपको यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि अब कोल नहीं लाना है, नया कोल को नहीं उपयोग करना, हम चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे। कारण इसके पीछे क्या है, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म संसाधनों कोयले कार्बन की मात्रा 75% से अधिक होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुल मैटर्स विषाक्त रूप से यह छोड़ता है, प्रदूषक मोटी परत जमा कर देता है इसके धुएं जलने से। तो बीमारियां बहुत से होते हैं, अस्थमा, कैंसर, हृदय, फेफड़ा बीमारियां संबंधित होती है। भूमि, जल, ध्वनि तीनों जगह प्रदूषण फैलता है। अवशिष्ट लैंडफिल होता है, देखते हैं ना, अवशिष्ट लैंडफिल भी आपको देखने को मिल जाता है। भूजल जहरीला हो जाता है। जलवायु परिवर्तन कोयला संयंत्रों सबसे गंभीर वैश्विक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, खराब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजस ऑक्साइड जैसे ग्रीन उत्सर्जित गैसों का उत्सर्जन होता है, जो बाद में आपको क्या होता है, अम्ल वर्षा का कारक बनता है। देखते हैं ना, अम्ल वर्षा भी आपको देखने को मिलता है। दुनिया में कुल बिजली उत्पादन 40% हिस्सा कोयले से उत्पादित हो रही, वार्षिक बिजली उत्पादन 75% हिस्सा कोयला का योगदान है। तो साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पेरिस जलवायु समझौता जो 2015 है, 1.5 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखने के लिए सभी देशों को 2040 तक अपने कोयला संयंत्रों को बदलकर
ऊर्जा प्राप्ति, अच्छे ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करना है, तो ऐसी बातें की गई है। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात यहाँ ये है ना कि बातें तो बहुत की जा रही है, हमको ये समस्या वो समस्या, इस पर समाधान ऐसे ढूंढना चाहिए, पर धरातलीय स्तर पर क्या कार्य हो रहा है, पेरिस समझौते के बाद जो समझौता कोप का हुआ है उससे समझा जा सकता है। ढाक के 3 पात, समझते हैं ना, ये वाला बात यहाँ पर होता है। इच्छा शक्ति सभी राज्यों के पास है, पर मैं आपको सबसे पहले वित्त जब तक नहीं होगा इसको बेहतर प्रबंधन किया ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहले वित्त जैसे सबसे बड़े समस्या का निदान ढूंढना होगा, क्योंकि अक्षय ऊर्जा है ना, अक्षय ऊर्जा कॉन्सेप्ट लाने के लिए वित्त की आवश्यकता है, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी के बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ों को डेवलप करना है। इसके लिए हम लोग वित्त की आवश्यकता, और कोप के सम्मेलनों में जो बातें की गई जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पैसे देने की बात की, जिसमें यह भी एक पार्ट आता है स्वच्छ ऊर्जा का कॉन्सेप्ट डेवलप करना। तो वहां पर जब तक वित्त नहीं दिया जाएगा, पैसे नहीं दिया जाएगा, विकासशील देशों को, अल्प विकसित देशों को करेंगे कैसे काम। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है, इसे आपको देखने समझने की जरूरत है। अब देखिए यह आप लोग है ना, एक सेकेंड, हाँ चलिए, ये आज है ना आप लोग अच्छे तरीके से इसका की नोट्स बनाइएगा, है ना, अच्छे तरीके से बना के इसको रखिएगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना वो बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोग को देता है कि हम मौसम के दुष्प्रभाव या जलवायु परिवर्तन जो प्रभाव आ रहा है, जिसमें आपको समय से पहले वर्षा हो जा रहा है, ओलावृष्टि, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो हम किस प्रकार से चीज़ों को संभाल सकते हैं या कि उस पर नीति बना सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। राज्यों की क्या भूमिका है, राज्य कैसे काम कर रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए यह लेख बहुत बेहतर है। तो इसे क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको क्या करना है ना, की नोट्स बना लेना है, और जैसे बताऊंगा वैसे ही बनाना है इसको, ठीक है ना। तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 को कवर करेगा, जिसमें सरकारी नीतियां और पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे उसको आपको चर्चा करता है, टैली करता है। तो ये जो यूपीएस पीसीएस लेवल के स्टूडेंट है उनको क्या करना, अपने जीएस पार्ट से इसको मिला लेना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसलिए देखिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग को लगता होगा कि देखिए मैं लगातार 52 मिनट से बोल रहा हूँ, 1 मिनट का भी आपको रुका नहीं हूँ, पॉज नहीं किया हूँ। तो देखिए होता क्या है कि मुद्दे इतने होते हैं ना, उसको अगर 2-2 मिनट भी बोला जाए उस पर, तो यह ऐसे ही पहुंच जाते हैं 50 मिनट के आसपास। तो सहयोग कीजिए, इस पर काम कर लीजिएगा, बहुत सी समस्याएं समाधान हो जाएगा। डेली 8 से 9 टॉपिक आपका कवर हो रहा है, इतने इससे बेहतर चीजें क्या चाहिए आपको, बताइए। तो देखिए विभिन्न राज्यों के बर्फबारी, वर्षा, ओलावृष्टि जैसी समस्या आपको देखने को मिलती होगी। बेतहाशा वृद्धि हुई, देश में 10 से अधिक राज्यों में जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, और विश्व के 100 चुनिंदा राज्यों में ऐसी स्थिति है ना। वर्तमान में ऐसी स्थिति कार्यक्रम में बढ़ावा देखने को मिला। इसी संदर्भ में क्रॉस डिपेंडेंट इनिशिएटिव ने विश्व के 2600 राज्यों और प्रांतों के पर्यावरण आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्रॉस डिफेंसिव इनिशिएटिव के तहत ध्यान रखिएगा 2600 राज्यों के प्रांतों के आंकड़े, उसमें क्या बातें की गई है कि हम लोग समस्याओं को कैसे समाधान ढूंढेंगे, उसके लिए कुछ बातें की गई है। तो यहाँ पर देखिए समस्या गिनाया गया, कुछ बातें की गई है। तो यहाँ पर क्लाइमेट एजेंडा की गंभीरता के प्रति बहुत उदासीन देखा गया, और वन हरित क्षेत्र को दोगुना के अधिक बढ़ाने की बातें की गई। तालाबों, सूखे चुके जल स्रोतों को क्या करना, पुनर्जीवित करने की बात की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्राकृतिक वैकल्पिक समाधान देने की बात की गई है। केंद्र और जैसे कितने राज्यों सफल हो पाया इसकी बात की गई है। इस पर आपको आकलन रिपोर्ट दिया गया है। रसायन उद्योग जो होते हैं, खाद्य उद्योग होते हैं, बायोमास, कोयला, बिजली, गैस, फीड स्टॉक, हाइड्रोजन इत्यादि जो है, रिफाइंड लिक्विड आदि जो वास्तविक खपत है, विभिन्न उद्योगों जीवाश्म ईंधन का उपयोग, सभी पर चर्चा कमी की बात की गई है। कमी करने की आवश्यकता कौन आंक रहा है, इसका जानकारी आंकड़ा है ही नहीं। अब बात यह है कि ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट अर्थात जो मेडिकल से निकलता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अभी छोटी छोटी बातें हैं। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपको अधिकांश राज्यों के प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जलवायु परिवर्तन संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थानों के क्षेत्र में क्या जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें की गई, ये सब लिख लीजिएगा, बहुत काम देगा आपको ये सब चीजें।
जो अंडरलाइन किया हुआ, इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंडिया डेवलपमेंट फंड एंड क्लाइमेट चेंज जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड के अलावा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने संस्थाओं के सहायता लेने पर भी काम चलेगा। अर्थात स्वरूप हमको बदलना होगा, हमें और भी एसेट क्रिएट करने के विकल्प ढूंढने होंगे, जिसमें केवल क्लाइमेट चेंज फंड जो है, ग्रीन जो क्लाइमेट फंड है उसी पर नहीं रहना, और भी फंड क्रिएट करने की बात की जा रही है। ऐसा हमको करना होगा। लास्ट में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, राज्यों के द्वारा क्या किया जा रहा है भारत में, उसको जानने की जरूरत है। देखिएगा, मणिपुर सरकार ने जलवायु परिवर्तन के पर स्टे एक्शन प्लान जारी किया है। तो क्या किया, देखिए क्या करना है। यहाँ पर ऐसे आपको एक आलेख बनाना है, टॉपिक लिखना है, जलवायु परिवर्तन से मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्यों की भूमिका। राज्य यहाँ कर लेना, एक आलेख ऐसे बनाना है। दूसरा है ना, मॉडल क्या लाया है या कॉन्सेप्ट कौन लागू करा है। तो मेघालय, मणिपुर है, यहाँ पर आपको यूपी लिखेगा, इसी पर अन्य राज्य है, यहाँ लिख के बॉक्स बना लीजिएगा, इस पर क्या काम योजना लोग कर रहा है। इससे क्या होगा, आप एक जगह संग्रह कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ हमको शेयर कीजिएगा दैनिक जागरण ग्रुप में, तो मैं वहाँ देख लूंगा, रिव्यू कर लूंगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मणिपुर हो गया, उसने क्या किया, स्टे एक्शन प्लान तैयार किया, और फिर मेघालय देश में पहली बार एक क्लाइमेट एक्शन बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें बजट में 15% जलवायु कार्रवाई के लिए आवंटित किया गया है। इससे पहले हरित तमिलनाडु वेटलैंड मिशन प्रारंभ किया गया, करने वाला तमिलनाडु राज्य स्तरीय क्लाइमेट चेंज मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट राज्य बना। तो जिसमें हम लोग क्लाइमेट को कैसे स्मार्ट तरीके से समस्या का समाधान ढूंढने उसकी बात वो करता है। पिछले साल आपको उत्तराखंड ने जीडीपी के तहत जीईपी, जैसे जीडीपी हम लोग संग्रह करते हैं उसी तरह जीईपी का कॉन्सेप्ट दिया। इन्वायरमेंट, आपको जो प्रोडक्शन कैसे होता है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात होती है, वैसे ही ग्रोस आपको इकोलॉजी प्रोडक्शन की बात यहाँ की, या इन्वायरमेंट प्रोडक्शन की बात की जा रही है, जिसमें ग्रास इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स, याद रखिएगा इसका नाम दिया गया है ग्रास इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स। कैसे होगा, अर्थात सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो कौन, उत्तराखंड। यह नए नए कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। ये सब अगर इंटरव्यू में बोल दीजिएगा ना, गदगद हो जाएगा, मेंस में लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर गदगद हो जाएगा। इतने आंकड़े अगर आप दे देते हैं तो अब इससे बेहतर एनालिसिस क्या हो सकता है, इससे बेहतर पेपर आपको क्या देगा, पर्यावरण के मुद्दे पर सोच के देखिएगा। उसके बाद आपको ये अब राज्य क्या करता है, पहला राज्य बना, अब राज्य योजना जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ जीईपी को भी विकास और वित्तीय योजनाओं का आधार बनाएगा, अर्थात उसको इसके साथ जोड़कर, जीडीपी को इसके साथ जोड़कर देखेगा। उसका उत्तर प्रदेश ने 7 स्टेप रेनबो अप्रोच आपके साथ लॉन्च किया, जिसमें कार्रवाई चल रहा, क्लाइमेट कार्रवाई कर रहा। असर में अभी भी देखना होगा कि बिहार अपने राज्य में जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी स्टेट एक्शन प्लान जो वो लेकर आया है, ऑन क्लाइमेट चेंज तैयारी करने के लिए आंकड़े जुटा रहा है, तो उसके लिए वो क्या क्या कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। तो ये सब देखिए, राज्य भी काम कर रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इसलिए आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है ना, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आपकी क्या राय है, तो ऐसे ही आपकी राय देने की जरूरत है कि नया कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, हम नए मानक क्या तय कर सकते हैं। इस प्रकार जब तक अन्य राज्यों के कॉन्सेप्ट नहीं जाने, कैसे बता पाइएगा और कौन से क्षेत्र बच गए जहाँ पर नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग ग्रीन रेगुलेशन ला सकते हैं, ग्रीन रेगुलेशन कहने का मतलब इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ला सकते हैं, जिसमें हम लोग जो समस्या विश्व के सामने, क्लाइमेट के सामने है या पूरे विश्व के सामने है, तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसमें भारत का योगदान क्या हो सकता है, राज्यों का योगदान क्या हो सकता है, व्यक्ति विशेष का योगदान क्या हो सकता है। तो यह है ना, आप कॉन्सेप्ट देने का प्रवृत्ति आप डेवलप कर सकते हैं। चलिए, आप एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा कि आपके अनुसार क्लाइमेट समस्या से निजात पाने के लिए कौन से नए मानक तय किए जा सकते हैं। 1 से 2 आपको बताना है, जो अब तक कोई राज्य स्टेट लागू नहीं किया। आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्लाइमेट को लेकर, आप सुनते होंगे, समझते होंगे ना कि क्लाइमेट देख रहे होंगे, समस्या है, उसके बाद उसको कोसते भी होंगे, राज्य को, देश को, पर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, आज आप बताइएगा। कम से कम 1-2 कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताना है। इसका नोट आप भेज दीजिएगा लिख के, या तो ग्रुप कमेंट सेक्शन में ही दे सकते हैं, ताकि इंटरव्यू में इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर आप इस आधार पर दे सके। देखिए, बना बनाया इंटरव्यू में आप लेके नहीं जा सकते हैं,
जब आप तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किए रहे होंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में देकर बताइएगा कि क्या आपके नज़र में क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, जलवायु परिवर्तन जो इस प्रकार से हो रहे हैं उसको ठीक करने की, इस प्रकार से बारिश जो होती है या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखते हैं, तो सरकार को अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, इस पर 1 से 2 मॉडल आप बता सकते हैं। अब देखिएगा, खतरनाक है अल नीनो की वापसी, ऐसी बात की जा रही है। यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट के प्रमुख भौतिक घटनाओं में आएगा या भौतिक भूगोल में शामिल होगा इस घटना। अल नीनो ला नीनो आप पढ़ते होंगे पहले भी मैं चर्चा किया हूँ। हालांकि ध्यान रखिएगा, हाल ही में देखिए भारतीय समुद्र पहले की तुलना में अधिक गर्म हो रही है। हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं ना 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ध्यान रखिएगा इसके दुष्परिणाम हमारे मानसून के पहले, मानसून के दौरान और बाद में भयावह बारिश की घटनाओं के बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, नेचर पत्रिका में छपा यह बात है, जहां पर 1870 से लेकर आज तक भारतीय समुद्र जो औसत तापमान है लगभग 1.4 डिग्री वृद्धि हो चुकी है। दूसरे समुद्र की तुलना में भारतीय जो समुद्र है, जो क्षेत्र है, हिंद महासागर हो, अंडमान हो या अरब सागर, उस भू क्षेत्र का ध्यान रखिएगा, तापमान बढ़ चुका है 1.4 डिग्री। इसलिए आप देखते होंगे प्रभाव अधिक दिख रहा है, आपको मानसूनी संदर्भ में देखने को मिल रहा है। समुद्र हीट वेव कहे जाते हैं जो समुद्र के तापमान में करते हैं, मरीन हीट वेव जिसे समुद्री लू भी कहते हैं, की बढ़ोतरी हुई है। समुद्र के आसपास जो आप है ना देख रहे हैं, इधर से समुद्री वेव, आपको हीट वेव बढ़ रहा है, तो हीट वेव बढ़ रहा है जिससे है ना ये क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हीट वेव भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा, समुद्री लू की वजह से देश के समुद्री तटीय जो है राज्यों में बारिश की घटनाओं में तेजी आ रही है, क्योंकि आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, दुष्प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो 75% जो देश का है वो इसकी चपेट में है। लगभग 63.8 करोड़ जनसंख्या इसकी चपेट में। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो आपको इस प्रकार से असामयिक जो घटनाएं होती है उससे प्रभावित न होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2000 से पहले कोई भी हीट वेव अमूमन 50 दिनों के भीतर समाप्त हो जाता था, पर वर्तमान में यह बढ़कर 250 दिन हो गया। सोच के देखिए, 365 दिन हमारे साल का होता है, जिसमें 250 क्या होता है, हीट वेव का ही कॉन्सेप्ट चलता है हमारे देश में। तो क्या होता है, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, मानसून पर असर डालता है। विश्व मौसम विज्ञान क्या कह रहा है कि आपको अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि अल नीनो की वापसी की आशंका पर बल दिया है। ला नीनो ने क्या किया, 3 वर्षों तक सक्रिय रहने का अनुमान किया। और ध्यान रखिएगा, ला नीनो अल नीनो पर मैं अभी चर्चा करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अलग अलग हिस्सों में बढ़ोतरी की बारिश चक्र पद्धति का असाधारण रूप से काफी बढ़ोतरी कर दी है, यह याद रखिएगा। ला नीनो क्या होता है, भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की सतह निम्न हवा के दबाव से बनने वाली स्थिति को बताया। यह प्रतिसागरीय धारा होती है जो पश्चिमी प्रशांत आपको महासागर में तब पैदा जब पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो असर खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में ऐसी स्थिति में समुद्र की सतह का तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अल नीनो का प्रभाव देखना भारतीय भूमि पर, तो मैं इस तरह का मैप बनाता ताकि समझ जाइएगा आप, है ना, ऐसे ऐसे है ना। फिर आपको यहाँ पर अमेरिका है ना, अमेरिका, सॉरी अमेरिका का मैप बन गया गलत, पर मैं सही करने की कोशिश करूँगा। ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ है, तो ये पूर्वी प्रशांत आपको किधर है, इधर है ना, और पश्चिमी प्रशांत इधर है। ये क्षेत्र जो प्रशांत क्षेत्र आता है ना, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्षेत्र यहाँ पेरू के तट से जो उठता है, ध्यान रखिए ये जो चक्र है इसी को समझिएगा ला नीनो एल नीनो। जब इस क्षेत्र को आएगा तो ला नीनो कहा जाएगा, और इसके बाद जब ये इधर आएगा एल नीनो कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह प्रति चक्रवात का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात की जाएगी अल नीनो का सवाल है, तो यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत भूमध्य क्षेत्र का समुद्र में स्थित क्या है, तापमान वायुमंडल परिस्थितियों के होने वाले बदलाव के लिए जिम्मेदार समुद्री घटनाएं है। इसी बदलाव के चलते समुद्री सतह पर तापमान क्या बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, एल नीनो गर्म होता है, अगर सिंपल सा तरीके से समझू तो देखिएगा एल नीनो क्या है, अल नीनो गर्म होने वाले, गर्म भूमध्य उष्णकटिबंधीय घटना है। ला नीनो क्या है, ला नीनो याद रखिएगा ये ठंडी है, तो ठंडी विपरीत है। यह जब होगा तो भारी वर्षा होगा, यह जब होगा तो थोड़ा सा कम वर्षा या सुखाड़ की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी कहानी आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट समाप्ति हो गया है, अब बात करने वाला बचा नहीं है।
हाँ, डिजिटल इंडिया चुनौती हुई ग्राम स्वराज के बारे में यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े को लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको आंकड़े दिए गए, आंकड़े को क्या पढ़ो जिसमें कुछ बातें ही नहीं की। यहाँ पर बात बस ये समझना है, हम डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट जब पूरा कर रहे हैं तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, उसका प्रबंधन करना होगा। उसके लिए सरकार के सामने आपको ई ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, भारत नेट परियोजना का कॉन्सेप्ट है, उसको बेहतर प्रबंधन करने की जरूरत है, यहाँ पर बात की गई है। और भारत नेट क्या है, 24-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर क्या वर्तमान में 1.92 लाख पंचायतों की सेवा तैयार है और भी देने की जरूरत है। तो ये सब बातें की गई है। तो आंकड़ों को क्या करना है, एक बार आपको राइट डाउन कर लेना है, बाकी कहानी आपको कुछ नहीं है, पहले भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का दैनिक जागरण आप लोग को पसंद आया होगा। आगे फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ तक धन्यवाद। अच्छे से आप लोग रामनवमी मनाइए और सौहार्द बनाए रखिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुसरण करने का प्रयास कीजिए, केवल किताबों तक और सोशल मीडिया और क्या कहते हैं टिकटॉक वाले कॉन्सेप्ट जो है वहां तक सीमित मत रहिएगा। उनके आचरण को अपने व्यवहार में शामिल करने का प्रयास कीजिएगा। तो राजा जो मर्यादा जो पुरुषोत्तम है, उनके एक चरण मात्र अगर कॉन्सेप्ट अपने जीवन में लिए आते हैं, अर्थात आचरण को अपने जीवन में ला लेते हैं कि शुद्ध आचरण होना चाहिए। वो किसी भी धर्म विशेष की बात यहाँ नहीं होती है, व्यक्ति विशेष के आचरण को अगर लिए आते हैं तो आपका मानवीय स्वभाव मर्यादित और सीमित हो जाएगा। ये एक बेहतर उदाहरण होगा, इनको समर्पित होगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा, केवल पूजा पाठ कर लेने ही से या इस प्रकार से सोशल मीडिया कर लेने से ही मर्यादित आप नहीं होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुसरण करता नहीं हो जाते। उनके लिए आचरण में आपके व्यवहार को लाना होगा, शामिल करना होगा। इसी शब्दों के साथ आज का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दैनिक जागरण चैनल जो भी हैं आप अभ्यर्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे UPI इस ऐप को डाउनलोड करके लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।